नमस्कार, मैं दिलीप सिंह आपके समक्ष पुनः मूल अधिकारों के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में जानकारी लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज हम मूल अधिकारों के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं मूल अधिकारों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को। संस्कृति और शिक्षा संबंधी मूल अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 में सम्मिलित किए गए हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण संबंधी संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 29 का खंड 1 यह कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के अर्थात भारत के किसी भी भाग के निवासी नागरिकों को अर्थात ये व्यक्तियों को अर्थात गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। उसके किसी अनुभाग अर्थात किसी वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। इसका आशय यह निकलता है कि यदि भारत में कोई ऐसा वर्ग है या समूह है जिसकी कोई अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, तो वह उसे कायम रखने का अधिकार रखता है, उसके संरक्षण का अधिकार रखता है और राज्य भी ऐसी परिस्थितियों में उस वर्ग की भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 29 का खंड 2 यह कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात ऐसी संस्थाएं जो राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है अथवा राज्य द्वारा पूर्णतः वित्तीय रूप से आश्रित है, ऐसी किसी शिक्षण संस्था में भारत देश के किसी भी नागरिक को न तो धर्म के आधार पर, न ही मूल वंश के आधार पर, न ही उसकी जाति के आधार पर और न ही भाषा के आधार पर ऐसी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार यदि हम इन दोनों प्रावधानों को देखें तो पाते हैं कि खंड 1 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रता जहां समूह के अधिकारों का रक्षण करती है अर्थात किसी अनुभाग की बात करती है या वर्ग की बात करती है, इस प्रकार यह एक समूह के लिए दिया गया अधिकार है। समूह के भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण करती है, जबकि अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कही गई बात किसी नागरिक को, इसका अर्थ है कि किसी नागरिक को व्यक्तिगत या इंडिविजुअली यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी शिक्षण संस्था में धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित न किया जाए। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी मूल अधिकार पर्याप्त रूप से विवादास्पद रहा है। इस मूल अधिकार के संबंध में अनेक वाद विवाद उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए हैं और उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण बात यह कही है कि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों की स्वतंत्रता केवल अल्पसंख्यक वर्गों को ही प्राप्त नहीं है, अपितु सभी वर्गों अर्थात बहुसंख्यक वर्गों को भी प्राप्त है। इसलिए केवल अल्पसंख्यक वर्ग ही अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। यह अधिकार या स्वतंत्रता बहुसंख्यक वर्गों को भी प्राप्त है, क्योंकि इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुभाग की बात कही गई है, कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अनुभाग से आशय किसी वर्ग से ही माना गया है। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय ने भाषाई वाद विवाद को देखते हुए यह निर्णय दिया था कि भाषा के अंतर्गत व्यक्ति को भाषाई संरक्षण के लिए आंदोलन करने का अधिकार प्राप्त है और इस प्रकार के आंदोलन में कही गई किसी बात के लिए उसके विरुद्ध कोई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत
किसी राजनीतिक वादा खिलाफी की बात या नहीं कही जा सकती है। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार समाहित किया गया है। इसलिए यहाँ यह बात जानना अत्यंत आवश्यक है कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो अधिकार प्रदान किया गया है वो केवल अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है, जहां अनुच्छेद 29 के अंतर्गत न केवल अल्पसंख्यक वर्गों अपितु बहुसंख्यक वर्गों के लिए भी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार प्राप्त था, वही अनुच्छेद 30 केवल और केवल अल्पसंख्यक वर्गों के लिए यह अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 का खंड 1 यह घोषणा करता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यदि हम इस अनुच्छेद को ध्यान से देखें तो पाते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग, जिसे कि संपूर्ण संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, उसे इस अनुच्छेद के अंतर्गत हम परिभाषित कर सकते हैं। इस अनुच्छेद के आधार पर यह कहा जा सकता है कि केवल धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि और शिक्षा की संस्था स्थापित कर सकते हैं और ऐसी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार भी इन वर्गों को प्राप्त है। इसी प्रकार अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है कि खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बाधित या निराकृत न हो जाए। अर्थात इस पूरे खंड को यदि हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा और संस्थाओं संबंधित संपत्ति के किसी यदि अनिवार्य अधिग्रहण की आवश्यकता राज्य को होती है तो वह उनके लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करेगा, क्योंकि यदि ऐसा न किया जाए तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त अधिकार एक तरह से कहें तो अप्रभावी हो जाएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 30 का खंड 2 शिक्षा के माध्यम के बारे में बात करता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। अर्थात ऐसी किसी शिक्षा संस्था जो कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित की जाती है और वह धर्म या भाषा के आधार पर खोली गई है, तो ऐसी शिक्षा संस्था को सहायता प्रदान करने में राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा और उन्हें अन्य शिक्षा संस्थाओं की भांति पर्याप्त रूप से समान सहायता उपलब्ध कराएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 30 रूप से यह प्रावधान करता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी अपनी मातृभाषा में या जिस भाषा में वह शिक्षा प्रदान प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस प्रकार यदि हम देखें तो पाते हैं कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को धार्मिक एवं भाषाई सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के बारे में जाना और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए क्या प्रावधान होते हैं संविधान के अंतर्गत एवं
शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के क्या अधिकार हैं, उन्हें हमने इस भाग के अंतर्गत जाना है। अगले भाग में हम पुनः मूल अधिकारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण भाग लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।